आज का डिस्कशन पूरी तरीक़ा से बिहार दरोगा में पूछा गया जो प्रश्न है 16/7/2023 मद्य निषेध जो दरोगा की परीक्षा हुई थी उसी परीक्षा के क्वेश्चन का डिस्कशन पूरी तरीक़ा से प्रारंभ करते हैं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये वर्तमान में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर का पुस्तक है, उसी पुस्तक का डिस्कशन हम करा रहे हैं। क्यू किसकी राजधानी है? देखिए हम आपको बताते हैं कि वही राजधानी पूछता है जो पूरी तरीक़ा से चर्चा में है। तो यूक्रेन और रसिया का युद्ध वर्तमान में 1.5 साल से चल रहा है और 1.5 साल से चल रहा है। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? क्यू। यूक्रेन को रोटी की कटोरी के रूप में भी याद रखा जाता है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? क्यू। दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर का मतलब आरा और जगदीशपुर का मतलब आरा। यानी पूरी तरीक़े से 2-3 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है बीर कुंवर सिंह से। तो बीर कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर से और जगदीशपुर का संबंध आरा से, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इनका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक गाँव के रूप में काम करता है। अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देने का मेन कारण क्या है कि बैगनी और नीला रंग का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं के लिए आंसर। बैगनी और नीला रंग के प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित की जाती है, इसीलिए स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। पृथ्वी को भी नीला ग्रह के रूप में भी हम लोग याद रखते हैं। अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। बैगनी और नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, लेकिन सबसे कम प्रकीर्णन लाल का और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है। क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय भालू, विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? यानी कि पूरी तरीके से ये सब सुभेद्य जाति के अंतर्गत है। ये सब विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। तो जो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच जाता है उसको सुभेद्य के रूप में याद रखा जाता है। एक संस्था का नाम है IUCN। IUCN नामक संस्था रेड लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक का मतलब कि आपके घर का एक प्रकार का फोटो रखने वाला क्या होता है, आपके घर का पूरी तरीके से एल्बम। उस एल्बम में पुराने लोगों का फ़ोटो रखेंगे। उसी प्रकार से रेड डाटा बुक एक होता है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है और उस बुक में जितना भी हमारे पास जीव जंतु हुआ था, पेड़ पौधा जीव जंतु विश्व में, भारत में, उन सब का नाम अंकित कर देता है, ताकि आने वाला जो भविष्य होगा, आने वाला जो हमारा पीढ़ी होगा, देखेगा कि हाँ इस प्रकार के जीव भी हमारे पास हुआ करते थे। तो रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। चिल्का झील के रूप में अभी हम लोग पढ़े थे कि भारत का सबसे पहला आर्द्रभूमि स्थल चिल्का झील, जो कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं। चलिए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है। यह उत्तरी सागर तट उड़ीसा में अवस्थित है। सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल है और भारत का सबसे पहला आर्द्रभूमि स्थल चिल्का झील ही है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील के रूप में सांभर झील है राजस्थान में। सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक से। और किस अर्धचालक से? सिलिकॉन नामक अर्धचालक से सोलर सेल बनाया जाता है। सोलर सेल बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और सोलर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आइए देखते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल मूल रूप से एक ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन का हम लोग पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच में होता है उसको अर्धचालक कहा जाता है। यानी अर्धचालक का मतलब चालक और अचालक के बीच का पॉइंट को अर्धचालक कहा जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 अर्धचालक का उदाहरण है और उसी से पूरी तरीके से सोलर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था? 2 प्रकार का राष्ट्र था द्वितीय विश्व युद्ध के। पहले में थोड़ा जान लेते हैं। 2 विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक में और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक में। प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार सिराजेवा का हत्या हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था।
तो ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। दो प्रकार का राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। आइए आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और जर्मनी के पोलैंड के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, बिहार पुलिस में पूछा है, आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार सिरेजोवा की हत्या हुआ। दूसरा विश्व युद्ध का कारण, तो दूसरे विश्व युद्ध का मेन कारण था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और उसी के बाद दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत कर दिया गया था। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देश का एक गुट बना जिसको मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं। धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी, जापान, इटली पूरी तरीके से शामिल है। क्वेश्चन हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ज्योग्राफी का, वहीं से क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ में माना जाता है? तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय का निर्धारण हेतु यमोत्तर माना गया है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कुछ स्रोत में इलाहाबाद के नैनी बताया गया है और भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कई बार बिहार दरोगा रिपीट करके ये क्वेश्चन पूरी तरीके से पूछा है। आगे हम लोग देखते हैं क्या था, आइए चर्चा कर लेते हैं। बधवागम शब्द में से कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो बधु प्लस आगम, बिल्कुल ठीक है, बधु प्लस आगम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखते हैं, संधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संधि का मतलब कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहा जाता है। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्नानुसार व्यवधान शब्द का सही संधि विच्छेद बहु प्लस आगम होता है। व्यवधान यन संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के कौन कौन 5 प्रकार है? वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि संधि। यन संधि का कुछ उदाहरण है, आइए हम लोग देख लेते हैं। अति प्लस अधिक बराबर अत्याधिक, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, सु प्लस आगत बराबर स्वागत और सु प्लस अच बराबर स्वच्छ और ऊपरी प्लस उप बराबर उपयुक्त। ये सब किसका उदाहरण है? यन संधि का उदाहरण है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया गया है। यन संधि जब कोई शब्द के अंतिम में वर्ण में ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री के बाद कोई स्वर आए तो ई और छोटी ई बड़ी ई के जगह यह हो जाता है। जैसे बधु प्लस आगम बराबर व्यवधान के रूप में याद रख लेंगे। ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में पूरी तरीके से लागू किया गया था। ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक पूरी तरीके से लागू किया गया था। पहली बार बिहार में 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रधानमंत्री PVGT का विकास मिशन के अंतर्गत ये पूरी तरीके से आदिवासी समूह के लोगों के विकास करने के लिए पूरी तरीके से एक योजना बनाया गया है। याद रख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन था, इसमें कोई खास नहीं है। बस एक चीज याद रखना है, ढेबर आयोग का संबंध जनजाति के विकास से है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह PGT को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूह का विकास कम हुआ है। 2006 में भारत सरकार ने PGT का नाम बदलकर PVGT कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित पूरी तरीके से करेगा? तो वर्तमान में हमारा सारा काम इसरो कर रहा है, यानी ये पूरी तरीके से नीति बनाई गई ताकि इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कर्नाटक राजधानी बेंगलोर में स्थित है। और जितना भी रॉकेट छोड़ने का काम इसी के द्वारा ही पूरी तरीके से किया जाता है। बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बास्केटबॉल के खेल के मैदान को कोर्स
फील्ड के रूप में याद रखा जाता है, कोर्ट कहा जाता है, सॉरी कोर्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बास्केटबॉल के मैदान को बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। FIBA का एक गठन किया गया था 1932 में, यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन आयोग का गठन 1932 में किया गया था। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य पूरी तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस बात को याद रख लेना है, में कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह अनुच्छेद 80(3) के तहत किया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में याद रखा जाता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको उम्र पूरी तरीके से 30 साल चाहिए और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन के रूप में याद रखा जाता है। इसको अपर सदन, उच्च सदन के रूप में भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि इनमें किन किन व्यक्ति को चुना जाता है? तो कला, साहित्य यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संदर्भ में पूरी तरीके से चुना जाता है। क्वेश्चन है आगे, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाई ने 1336 में किया था। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य का मतलब जीत का शहर होता है। तो अमरम शब्द का शाब्दिक अर्थ सैनिकों को जो अनुदान दिया जाता था उसी को अमरम के रूप में भी याद रखा जाता है। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड जो नायकों द्वारा प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे आने वाली आय पर विशेष अधिकार होता था। यानी सैनिकों को योगदान देने वाला जो शब्द है उसको अमरम के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं और लोकसभा को भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 85 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा की निश्चित अवधि से पहले भंग कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 85 में पूरी तरीके से लिखी गई है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम अनाई मुड्डी। यहाँ पे याद एक दो क्वेश्चन और रख लीजिएगा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु का नाम है नीलगिरी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा का हाइट 2637 मीटर है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि पूरा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुड्डी अन्नामलाई पहाड़ी का ही भाग है। याद रख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी यानी प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताते हैं। ऐसा क्षेत्र, ये हम लोगों का प्रायद्वीप है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 3 तरफ से पानी, उसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चारों तरफ से पानी, उसको क्या बोलेंगे? द्वीप। यानी चारों तरफ से पानी हो उसको द्वीप कहा जाएगा और 3 तरफ से पानी उसको प्रायद्वीप कहा जाएगा। तो भारत के दक्षिण भारत का जो भाग है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाई मुड्डी और अनाई मुड्डी अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है। तो अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अनाई मुड्डी 2695 मीटर इसकी पूरी तरीके से हाइट है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में भी याद रखा जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त हम लोग करते हैं पूरी तरीके से सीप से मोती निकाला जाता है। ऑयस्टर का पूरी तरीके से मोती निकाला जाता है। मोती निकालने मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है और बहरीन एक देश है जिसकी राजधानी है मनामा। याद रखिएगा। मोती सीप से प्राप्त होती है, उसको ऑयस्टर के रूप में याद रखा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और बहरीन की राजधानी मनामा है जिसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र के समुद्री किनारे पर महत्वपूर्ण है। इससे मोती की प्राप्ति होती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तो ये अपना भारत और भारत के बगल में श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है और सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो भी पूरी तरीके से गुजरात में ही स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रित करता है। देखिए, पुतली का आकार नियंत्रित करने के लिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले रेटिना। तो मानव के रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। मानव का आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है,
उल्टा लिखा दिया, उल्टा बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानव के रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कर्निया हम लोग दान कर देते हैं, आँख के रूप में हम लोग कर्निया क्या करते हैं, दान करते हैं। और परितारिका जो होता है ना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मानव के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता कैसा है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और कर्निया हम लोग दान में दे देते हैं, और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मनुष्य नेत्र में की पुतली का आकार का नियंत्रण परितारिका आइरिस द्वारा होता है। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकन पर निर्धारित आधारित नहीं होता है। माध्य, माध्यिका, हरात्मक माध्य। गुणोत्तर माध्य ये पूरी तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति पर जागृत नहीं होता है। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति पर गुणोत्तर माध्य का मान सभी अवलोकन पर आधारित नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की औसत 5 सांख्यिकी मान कौन कौन सा है। समांतर माध्य हो सकता है, माध्यिका हो सकता है, बहुलक हो सकता है, ज्यामितीय माध्य हो सकता है, हरात्मक माध्य हो सकता है। माध्य का मतलब बीच की पूरा तरीका से पॉइंट। गुणोत्तर श्रेणी में इसका कोई संबंध नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। सघन का मतलब पूरी तरीके से घना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन माध्यम है जो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होगा। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूसरे माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल है। यानी कि प्रकाशिक विरल का मतलब वहाँ पे प्रकाश की कम मात्रा है। जहाँ पे सघन होगा का मतलब घना बस्ती, और विरल का मतलब पूरी तरीके से खाली खाली। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, इस लाइन को याद रखिएगा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। एक शब्द में आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से फिगर बनाते हैं। यहाँ हम लोग लिख देते हैं सघन माध्यम, और यहाँ लिखते हैं हम आपको विरल माध्यम। यहाँ लिखते हैं पूरी तरीके से विरल माध्यम, और यहाँ लिखते हैं सघन माध्यम। एक ट्रिक याद रखिएगा, 20 सांप काटेगा 20 लगेगा, 20 लगेगा व्यक्ति झुक जाएगा। तो अभिलंब की तरफ झुकेगा कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो 20 लग जाएगा किसी व्यक्ति को, 20 लगेगा तो वो व्यक्ति झुकेगा। यानी कि अभिलंब की तरफ झुकने वाला पॉइंट कब, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। और सघन माध्यम से विरल माध्यम अभिलंब से दूर जाएगा। अभिलंब से दूर कब जाएगा, जब पूरी तरीके से, यहाँ पे ये भी याद रखते हैं विरल का मतलब हवा, हवा इसको पूरी तरीके से खींच के इधर की तरफ टेल दिया। ठीक है, तो हम लोग पूरी तरीके से विरल माध्यम पढ़ लेंगे। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में अभिलंब की तरफ झुकता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में अभिलंब से दूर जाता है। यही आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर कभी नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे समझाएंगे, घबराइए नहीं। सतलज और काली नदी, हिमालय का विस्तार, यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। सतलज और काली नदी के रूप में याद रखिएगा। सतलज नदी कहाँ पे, पंजाब में बहती है, और काली नदी कहाँ पे, नेपाल में बहती है। तो सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के रूप में याद रखा जाता है। हिमालय का 4 विस्तार है। हम लोग पूरी तरीके से, क्वेश्चन है सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। कुमायूं हिमालय का जो भाग है ना, उत्तराखंड में स्थित है। नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी बुरांड ने हिमालय के पर्वतीय भाग को 4 भागों में बांटा था। अब 4 भाग कौन कौन सा, नदी के आधार पे हिमालय का बंटवारा हुआ है। तो पंजाब हिमालय जो है ना, सिंधु नदी और सतलज नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के मध्य को कहा जाता है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज नदी और काली नदी के बीच को कहा जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। सबसे बड़ा विस्तार हिमालय का असम हिमालय है, और सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड का पूरी तरीका से भाग है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, हर बार क्वेश्चन ये पूरी तरीका से पूछता है।
ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के बारे में 1991 में ना एलपीजी आया था। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एल पी और जी ये आया कब था? 1991 में। 1991 में अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं एलपीजी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 3-4 क्वेश्चन के। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। यहाँ से याद रखिएगा, इकाई के लिए किया गया था ताकि अपने अर्थव्यवस्था को विश्व लेवल पे पहचान दिलाया जा सके। इसी के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर अर्थव्यवस्था बनकर वर्तमान में उभरा है। होता क्या था कि बहुत सारी कंपनी भारत में आती थी और भारत का प्रक्रिया इतना ना जटिल था, इतना ना लंबा लाइसेंसिंग प्रणाली था। कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे हमको बनाना होता था तो बड़ा लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आने से डरती थी। भारत का लॉ एंड ऑर्डर खराब था, यहाँ का नियम खराब था। इस नियम को ठीक किया गया और नियम को ठीक करने में सबसे मेन किया गया कि लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो भी लाइसेंस ले लेके कोई कंपनी बनाता था उसको समाप्त करके एक उदार भाव प्रकट किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का नागरिक आके हमारे भारत में कंपनी बना दे और जब भारत में कंपनी बनाएगा तो हमारा भारत का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब समझिए, क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाया जाना कहा जाता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब एकदम खुले दिल का हो जाना, कोई भी प्रतिबंध नहीं, आप आइए, पूरी तरीके से आपका स्वागत है। पढ़िए बढ़िया से, इसको देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है कि आइए हमारे पास कंपनी लगाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। अर्थात अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार के नियामकों और नियंत्रण के संबंध में उदार हो जाना, लिबरल हो जाना। जिससे उदारवादी विचारधारा के लोग थे, सबका बात रखते थे और सब लोगों का बात सुनते थे। इसमें मुख्यतः उद्योगों के अन्य आर्थिक क्रियाओं को सरकारी नियंत्रण से समाप्त करने के लिए कम कर दिया जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? देखिए, फारसी भाषा सीखने के लिए राजा राम मोहन राय पटना आए थे। राजा राम मोहन राय कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे। राजा राम मोहन राय का योगदान 1829 का योगदान बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से किया गया। फिर राजा राम मोहन राय बड़ा ही विद्वान व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय को फारसी सीखने का मन किया। फारसी पढ़ने के लिए पटना आए थे। याद रखिएगा कि पटना बिहार की राजधानी है और वहीं पे फारसी सीखने के लिए पटना राजा राम मोहन राय आए थे पढ़ने के लिए। तो फारसी से संबंधित फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। फारसी सीखने का मन हुआ, पटना चले आए और उसी फारसी में पुस्तक लिखती है। कब? 1809 में। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को याद करने का एक तरीका है, याद रख लीजिएगा। और सच में आए थे फारसी पढ़ने के लिए पटना में। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुल्फत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन है वर्तमान में, याद रख लीजिएगा। हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में 25 है और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था, याद रख लीजिएगा। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था। बिपरजॉय चक्रवात के रूप में भी याद रखा। अभी जो वर्तमान में चक्रवात आया था, अरब सागर के तट पे चक्रवात आया था। अरब सागर पूरी तरीके से पश्चिम में है, अरब सागर, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हिंद महासागर, यहीं पे बिपरजॉय चक्रवात आया था, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? कहलगांव अपने बिहार में है। बिहार के भागलपुर में पूरी तरीके से ताप विद्युत परियोजना है जो एनटीपीसी का पावर प्लांट है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह बिहार के भागलपुर में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन काम करता है। एनटीपीसी महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन महारत्न कंपनी है जो भारत में बिजली बनाने का काम करती है। भारत में सर्वाधिक बिजली ताप विद्युत से बनती है, यानी कोयला को जला के सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत पवन ऊर्जा के माध्यम में चौथा स्थान पे आता है।
पवन ऊर्जा में सबसे पहला स्थान डेनमार्क नामक देश का है, और पवन ऊर्जा में सबसे पहला स्थान तमिलनाडु का है, और पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथे नंबर पे है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब शुरू कर रहे हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होगा? हम आपको बताए थे कि चंद्रमा पे पूरी तरीक़ा से भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। किसी वस्तु का भार तो चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलो तो चंद्रमा पर भी कितना होगा? 10 किलो होगा। द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, याद रख लेना है, लेकिन भार में परिवर्तन हो सकता है। किसी वस्तु का वजन 600 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना न्यूटन होगा? 100 न्यूटन होगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 हो जाता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को गौर करना है। तो 1/6 भाग में पूरी तरीके से होता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन है कि अब आप थोड़ा सा बताते हैं आरबीआई। याद रखिएगा एक चीज़ की 2 प्रकार की नीति बनती है, एक राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति सरकार जारी करती है और मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है। मौद्रिक नीति का कुछ तो पॉइंट होता है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं रेपो रेट, फिर पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट, फिर पढ़ते हैं सीआरआर और फिर पढ़ते हैं एसएलआर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं आरबीआई और यहाँ पे कर देते हैं एसबीआई, यहाँ पे कर देते हैं पीएनबी। यानी कि ऐसा समय आता है कि आरबीआई एसबीआई को पैसा देती है, ऐसा समय हमेशा आता है। आरबीआई नामक बैंक एसबीआई को पैसा देगी, जिस ब्याज पे पैसा देगी उसको बोलेंगे रेपो रेट। कभी कभी ऐसा समय आएगा कि पीएनबी एसबीआई पैसा देती है आरबीआई को या जमा कर लेती है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का मतलब कि आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देती है, उसको रेपो रेट कहा जाता है, और वाणिज्यिक बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, इसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो। कुछ पैसा जो बैंक पैसा लेती है लोगों से जमा कराती है, उसमें से कुछ पैसा स्टोर करके रखना होता है कैश के रूप में, ताकि भविष्य में बैंक दिवालिया घोषित हो उस पैसा का उपयोग हम लोग पूरी तरीक़ा से कर लेते हैं। याद रख लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है कि राजकोषीय नीति सरकार जारी करती है और मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और भारत की वित्तीय राजधानी भी मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब देखिए, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने पर, तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने पर तरलता घट जाती है। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स रेपो रेट का जब रेट बढ़ेगा तो बहुत सारा वाणिज्यिक बैंक का पैसा आरबीआई में चला जाएगा। जब आरबीआई में पैसा चला जाएगा तो मार्केट में पूरी तरीके से पैसा की कमी होगी और तरलता लिक्विडिटी घट जाएगी। अब देख लीजिए थोड़ा सा, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घट जाती है। रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जब भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने के या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट का क्या क्या प्रभाव हो सकता है? तो रिवर्स रेपो रेट दर में वृद्धि से क्या क्या प्रभाव होगा? वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी हो जाएगी, ब्याज दर में तरलता की कमी होगी, परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी हो सकती है, उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी हो सकती है, मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तु की सेवा में कीमतों में कमी आ सकती है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन, गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? बढ़ा चढ़ा के बोलना, थोड़े शब्द में अधिक कह देना, ने किसी भी चीज़ को एकदम खूब बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो गागर में सागर भरने का मतलब क्या होगा? थोड़े शब्दों में अधिक बात को कह देना। गागर में सागर भरने का मुहावरे का सही अर्थ थोड़े शब्दों में अधिक बहुत कुछ कह देना। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साह होना और अक्ल का घोड़ा दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। यानी कि पूरी तरीके से कल्पनाओं
में बात कर रहे हैं पूरी तरीक़े से एकदम नौकरी लग जाएगा। बिना पढ़े नौकरी लगेगा कैसे? पढ़ना तो पड़ेगा, वीडियो तो देखना पड़ेगा, डिस्कशन सुनना पड़ेगा, सेट मारना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। तो इसे कल्पना करने से नहीं होगा, बैठ के पढ़ना पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक रिजल्ट लेना में दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी को गुजरात जीवन रेखा कहा जाता है। अरे रुक जाइएगा 1 मिनट। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। याद आपको ये रखना है, अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है, नर्मदा नदी भी निकलती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है। यानी कि नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है और सोन नदी बिहार में आके गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल भी अमरकंटक की पहाड़ी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी अमरकंटक की पहाड़ी। क्वेश्चन पूछा गया है कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जो गंगा की सहायक नदी है, तो सोन नदी निकलती है। गौर करिएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जलप्रपात का मतलब क्या होता है? जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल से गिरता है उसको जलप्रपात कहा जाता है। ककोला जलप्रपात पूरी तरीके से अपने बिहार के नवादा में है। बहुत सारा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात बाराही नदी पर स्थित है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। गुरुदक्षिणा शब्द में से गुरुदक्षिणा शब्द कौन सा समास है? तो गुरुदक्षिणा शब्द जानते हैं? तत्पुरुष समास का परिभाषा पूछे तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो गुरु दक्षिणा, दक्षिणा शब्द पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो तत्पुरुष समास याद रख लीजिएगा। और तत्पुरुष समास का परिभाषा जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। काम नहीं कर रहा है, रुकिएगा। गुरुदक्षिणा शब्द तत्पुरुष समास है। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर एक नया शब्द को समास के रूप में याद रखा जाता है।